उम्र के आखिरी पड़ाव में लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उस उम्र में एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी ही जवान बहू के साथ शादी कर लेता है। उसको ऐसी क्या परिस्थिति उसके सामने आ जाती है, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है जो कि उसको अपने ही जवान बहू के साथ शादी करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इसमें होता क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। वहाँ के रहने वाले जो घर मेन मुखिया थे, एक परिवार था। उस परिवार में जो मेन मुखिया थे उनका नाम था किशोर यादव। किशोर यादव के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनके 4 बेटे थे, बेटियां नहीं थी। उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। किशोर यादव एक सरकारी कर्मचारी थे, वो होम गार्ड की ड्यूटी किया करते थे और उन लोगों का परिवार बहुत ही सुखी संपन्न था। अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा था। उसके परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो अपने चारों बेटे की अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है, चारों बेटे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं और उनकी अपनी नौकरी लग जाती है। किसी की सरकारी नौकरी लगती है तो कोई प्राइवेट ही जॉब करने लगता है। इस तरह से उनका परिवार बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन जो किशोर यादव होते हैं वो अपने बड़े बेटे की शादी तय कर देते हैं एक अच्छी लड़की को देखकर। उसकी शादी हो जाती है और बड़े बेटे की शादी होने के साल बाद 6 साल के अंदर लगभग चारों बेटे की शादी कर देते हैं। अब तो घर में 4 बहू और 4 बेटे हो जाते हैं। उन लोगों के घर में रौनक आ जाती है। उन लोगों का जो परिवार था ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली होने के बावजूद उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती। पूरे परिवार एक साथ मिलकर रहा करता था, न किसी से अनबन थी, न किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था। इस तरह से उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। चारों जो बेटे थे अपने अपने परिवार में मशगूल थे। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन जो किशोर यादव की जो पत्नी रहती है माया यादव, उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और तबीयत खराब हो जाने के बाद उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। लगभग 1-2 दिन का समय बीतता है। उनकी पत्नी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसका उसी समय देहांत हो जाता है। अब उनकी पत्नी के चले के जाने के बाद किशोर यादव की ज़िंदगी अकेलापन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जिस उम्र में उसे अपनी पत्नी की ज़रूरत थी वो उसी उम्र में उसको छोड़ के चली जाती है। उसका दिल टूट जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन जैसे तैसे समय बीतता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि जो उनके चारों बहू थी वो अपने ससुर की खूब सेवा करती थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना हर वक्त खाने को दिया करती थी और उनके जो भी दिनचर्या के काम होते थे, कपड़े धोना या कुछ भी काम होता था, पूरी काम उनकी बहू करती थी। चारों बहुएं करती थी। वो अपने ससुर के प्रति अपना हर कर्तव्य निभा रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, अच्छा खासा उन लोगों की ज़िंदगी चल रही थी। फिर ऐसे ही करते करते लगभग 2-3 साल का समय बीत जाता है। अब तो जो किशोर यादव थे उनकी पत्नी के ना रहने पर सब नॉर्मल हो जाता है। वो नॉर्मल तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। एक दिन जो उनके छोटे बेटे थे जो कि बम्बई में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, उनके यहाँ खबर आती है, उसकी जो किशोर यादव थे उनकी खबर आती है कि आपके बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। उसी समय उनका बेटा घर पे आया था जो कि सरकारी जॉब कर रहा था। वो अपने भाई को लेने के लिए बम्बई जाता है और बम्बई से लेकर अपने गांव आता है। गोरखपुर जब आता है तो वहाँ उसको एक अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। लगभग उसका ट्रीटमेंट 1 हफ्ते तक चलता है। 1 हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाता है और जब ठीक हो जाता है तो उसको अपने घर लाते हैं। घर आने के बाद 1 महीने का जब समय बीतता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद फिर वो चला जाता है कमाने के लिए। लेकिन जब 1 महीना का समय और बीतता है तो उसकी तबीयत अचानक फिर से खराब हो जाती है। उसको तुरंत गोरखपुर उसके भाई मिलकर लाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका देहांत हो जाता है। जब यह खबर किशोर यादव को पता चलती है और उनकी जो छोटी बहू थी उनको पता चलती है तो उन लोगों का रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उसकी पत्नी की उम्र अभी कम थी, एक छोटा बेटा था और इसी उम्र में विधवा हो जाती है। किशोर कुमार भी अपने जवान बेटे के अपने ही सामने मरते देख उनका भी दिल दहल जाता है। उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच नहीं सकते थे कि उनके आगे इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है और उसके आगे उसी का जवान बेटा का देहांत हो जाता है। अब जो उसकी पत्नी थी उसका भी रो रो के बुरा हाल था
अब ऐसे ही जैसे तैसे करके 1 हफ्ता का समय निकल जाता है। 1 हफ्ता में सब कुछ धीरे-धीरे में नॉर्मल सा होने लगता है। लेकिन जो उनकी जो छोटी बहू थी, वो किसी से कुछ बात नहीं करती थी, हमेशा गुमसुम सी रहा करती थी। उसकी ज़िंदगी में तो मानो पहाड़ सा ही टूट पड़ा है। 1 महीने का जब समय बीत जाता है तो उसको उसके किशोर यादव अपनी छोटी बहू को मायके भेज देते हैं। लेकिन जब वो मायके जाती है तो वहाँ पर भी वो 1 हफ्ता रहती है और 1 हफ्ता रहने के बाद वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगा। वो अपने ससुराल आ जाती है, सोचती है कि ससुराल में ही अपनी ससुर की सेवा खातिरदारी करेंगे और वहीं पर रहेंगे। जब अपने ससुराल आती है तो वहाँ पर रहने लगती है। वहाँ पर रहने के बाद जब ये किशोर यादव अपनी बहू को देखते थे तो उनको बहुत ही उस पर दया आती थी कि वो अकेली ज़िंदगी कैसे काटेगी। उसकी ज़िंदगी अभी बहुत सारी पड़ी है, उसके आगे उसकी बहुत पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वो अकेले अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। और इधर जो उनकी छोटी बहू थी, किसी से कुछ बात नहीं करती थी, हमेशा खोई खोई सी रहती थी। जब भी किशोर यादव अपनी छोटी बहू को देखते थे तो उस पर बड़ा तरस ही आता था। फिर एक दिन फैसला कर लेते हैं कि क्यों ना अपनी छोटी बहू की शादी कहीं और कर दिया जाए। फिर जिस जगह वो नौकरी करते थे, जहाँ पर होमगार्ड की ड्यूटी किया करते थे, उन्हीं में से एक आदमी से वो कहते हैं कि मुझे एक अच्छा लड़का देखकर बताइए, क्योंकि मुझे अपनी बहू की शादी करनी है। जब यह बात वो आदमी सुनता है तो कहता है ठीक है। 2-3 दिन का समय लेता है। एक दिन किशोर यादव से आकर कहता है कि एक अच्छा रिश्ता है, जो कि उस लड़की की पहले उसकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी भी पत्नी का देहांत हो चुका है। इसके बाद जब किशोर यादव ये बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। उस लड़के को देखने के लिए जाते हैं, उसका घर और सब देख कर आते हैं, लड़के को देख कर आते हैं। लड़का उसके लिए काफ़ी पसंद आ जाता है। आकर अपनी बहू से पूरी बात बताते हैं। जो बहू है वो अपनी ससुर की हर बात मानती थी। वो कहती है कि जैसा पिताजी आप चाहते हैं वैसा ही ठीक है। इसके बाद दोस्तों दोनों की शादी धूमधाम से करा दी जाती है। इसके बाद जो उनकी छोटी बहू है अपने ससुराल चली जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो अपने पति के साथ रहने लगती है। ऐसे ही 1-2 महीना का वक्त बीतता है। लेकिन जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसके कुछ दिन तो उसका अच्छा समय कटता है, अपने पति के साथ अच्छे तरीके से रहती है। लेकिन दोनों में रह रहे के बीच बीच में पता नहीं किस बात के लिए दोनों में लड़ाइयाँ हो जाया करती थी और अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने ससुराल छोड़कर वो पहले वाले ससुराल में आ जाती है। यानी कि जो पहले पति थे, जिनका देहांत हो चुका था, वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद अपने ससुर के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि ससुर जी मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे उनके साथ बनती नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके बाद जब किशोर यादव अपनी बहू की इस बात को सुनते हैं तो उसको अब ससुराल में जाने के लिए उसको मना ही कर देते हैं। उसे कुछ कहते नहीं हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बेटे की अमानत हो, तुमको मैं इस तरह से इधर उधर नहीं छोड़ सकता। जब तुमको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अपने पति के साथ नहीं बन रहा है, तो तुम यहीं पर रह सकती हो। अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम चाहे दूसरी शादी करो या यहीं पर रहो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। फिर उसकी जो छोटी बहू थी वो किशोर यादव के घर में ही रहने लगती है। ऐसे ही करते करते 1-2 साल का समय बीत जाता है। लेकिन जब किशोर यादव अपनी छोटी बहू को देखते थे तो उनको बहुत ही तरस आता था। वो सोचते थे कि काश भी इसका भी कोई अपना परिवार हो। इसके बाद एक दिन वो अपने मन में सोचते हैं कि क्यों ना खुद ही अपनी छोटी बहू के साथ शादी कर लिया जाए, क्योंकि जो आसपास के लोग थे तरह तरह की बातें बनाते थे। दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि हमारे समाज में जो विधवा होती है उसी को लेकर समाज क्या क्या ताने करने लगता है, क्या क्या बातें करने लगता है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जो समाज के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, छोटी बहू को लेकर हर तरह से सवाल खड़ा कर देते हैं। कभी कहते हैं कि इसके साथ उसका चक्कर है, तो कभी कहते हैं उसके साथ उसका चक्कर है। जब यह बात किशोर यादव सुनते थे तो उनको यह बात अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो जानते थे कि उनकी बहू कैसी है। इसके बाद वो फैसला कर लेते हैं कि क्यों ना अपनी छोटी बहू के साथ खुद ही शादी कर ले। एक दिन वो अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू तुम तैयार हो जाए, हम लोग को कहीं बाहर जाना है। इसके बाद जो उसकी बहू रहती है इससे कुछ पूछती नहीं है और तुरंत तैयार हो जाती है। किशोर यादव उसको लेकर बाहर चले जाते हैं और एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर बैठकर पूरी बात उससे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं हम लोग को जीने नहीं देंगे और तुम्हें भी जीने नहीं देंगे, क्योंकि वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मेरे बड़े बेटे के साथ तुम्हारा संबंध है, तो कभी कह रहे हैं कि छोटे बेटे के साथ तुम्हारा संबंध है। इस तरह से वो लोग जो समाज के लोग हैं तुम्हें जीने नहीं देंगे। जब छोटी बहू ये बात सुनती है तो उसको भी समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी जब शादी होती तो उससे बनता नहीं है।
और जो समाज के जो ताने बाने थे वो अलग ही थे। इसके बाद कुछ फैसला नहीं लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद किशोर यादव अपनी छोटी बहू के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब घर आते हैं तो घर के जो लोग हैं, जो उनके और बेटे बहू हैं, दोनों की इस स्थिति में देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उन लोगों को नहीं पता था कि मेरे ससुर यानी कि जो लड़के थे कि मेरे पिताजी ऐसा काम कर सकते हैं। और दोनों की जो शादी करते देख जो अगल बगल के लोग रहते हैं, जो समाज के लोग रहते हैं, जो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, वो भी उनके घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद किशोर यादव पूरी बात बताते हैं, पूरी सच्चाई बताते हैं कि अगर आज मैं अपनी बहू से शादी नहीं करता तो समाज इसको जीने नहीं देता। समाज के लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, इसके ऊपर अलग अलग तरह के लांछन लगा रहे थे। इसी तरह से मैंने मजबूर होकर अपनी बहू के साथ शादी की है, उसके पति का दर्जा दिया है। जब समाज के लोग, आसपास के लोग जब ये बातें सुनते हैं तो सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जो सरपंच थे, जो गांव का मुखिया थे, वो भी कहते हैं कि किशोर यादव जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपनी बहू की ज़िंदगी संवार दी। अब धीरे धीरे एक हफ्ता का समय बीत जाता है। किशोर यादव के जो परिवार के लोग थे, जो उसके और बहू बेटे थे, वो भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं। सब लोग अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी घटना, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर कहानी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं उन व्यूवर्स का नाम लेना चाहती हूँ कि जो कि मेरी वीडियो को डेली देखते हैं और ढेर सारा प्यार और दुलार देते हैं, जो कि उनका नाम इस प्रकार है। AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, आकाश एडवोकेट झांसी से, गौतम कलीमपाग वेस्ट बंगाल से, मनोज कुमार, मोहम्मद जाहिद राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद, सूरबीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। इन सभी तमाम व्यूवर्स का मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि आप लोग मेरे ऊपर ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि मैं भी आगे जा सकूं। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और जो लोग भी और चाहते हैं कि उनका भी नाम मैं लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर शेयर करिए ताकि मैं भी उनका नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।